हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिसमें से देखिए, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम से देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगर किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 1 हो तो। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 1 फॉर अ रिएक्शन देन। अब कह रहा है कि अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन है, ठीक है, तो केपी की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला है आपका, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के पी। ये जो है गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है। मैं एक चीज और आपको बता दूं, गिब्स फ्री एनर्जी जो डेल्टा जी है, इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, तो वो एनर्जी जो कोई भी सिस्टम वर्क डन के लिए यूज करता है। ठीक है ना, मतलब यूज करने का मतलब ये है ना कि जितनी एनर्जी किसी सिस्टम की वर्क में कन्वर्ट होती है, उसी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट एनर्जी इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, इस फॉर्मूले से अगर आप देखें, इस फॉर्मूले से अगर आप देखें तो डेल्टा जी की वैल्यू, देखो डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, या आप कह सकते हो कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव होगी। ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें तो कब पॉजिटिव हो सकती है। तो देखो, अगर आप देखो आर की वैल्यू आप जानते होगे पॉजिटिव होती है, 8.314 होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 केल्विन जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। अब देखिए, जब ये दोनों पहले से ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये जो जब इनकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नेगेटिव प्रेजेंट है। अब देखिए कि जो केपी है, केपी है, इसकी क्या वैल्यू हम रखें, इसकी क्या वैल्यू हम रखें कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो देखिए, अगर हाँ यहाँ पे पहले से नेगेटिव है, इसमें अगर कोई नेगेटिव वैल्यू ही मल्टीप्लाई होगी तभी क्या हो सकता है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, 0 से ज़्यादा आ सकती है। अगर मान लीजिए केपी पॉजिटिव हुआ, मान लीजिए ये 2 हुआ, 3 हुआ, पॉजिटिव वैल्यू हुई और हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनके साथ, तो क्या आ जाएगा, माइनस में भी वैल्यू आएगी, तो 0 से छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पूछा है कि कब ये पॉजिटिव होगी, मतलब ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है ना, तो ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या हुआ कि केपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। लेस देन 1 होगी, मतलब लेस देन 1 जाएगी, तभी जाकर के डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। केपी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है, अच्छा देखिए, अच्छा वैसे केपी अगर कोई पूछे केपी कैसे निकालते हैं, तो केपी जो होता है वो इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और ये कब स्मॉलर आएगा, देखो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो केपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। उस टाइम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, जो है पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड में बात करते हैं। एक उष्मा शोषी अभिक्रिया के स्वतः प्रतिवर्तित होने के लिए, देखिए, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। स्वतः प्रतिवर्तित होने का मतलब होता है कि जो अपने आप जो है कंडक्ट हो। ठीक है ना, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई किए हुए या बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपने आप जो प्रोसेस क्या हो, कंडक्ट हो, उसी को क्या बोलते हैं, स्वतः प्रतिवर्तित कह लीजिए या स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस आपके लिए बढ़िया रहेगा, स्पॉन्टेनियस बोलिए। ठीक है ना, तो स्पॉन्टेनिसिटी के लिए जरूरी होता है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है ना, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इसमें कौन सा नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा जी के, तो आप देखेंगे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, तो हम कहेंगे कि क्या है, कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज और बता सकता हूँ। ठीक है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे बोलता है कि हम, हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ वो है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें ना डेल्टा जी की वैल्यू कब कब नेगेटिव आ सकती है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए डेल्टा जी की वैल्यू कब कब नेगेटिव हो सकती है, तो हम अगर कहें कि डेल्टा एच की वैल्यू, जो डेल्टा एच है, और डेल्टा एस की वैल्यू, ठीक है, इन दोनों पे अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई और डेल्टा एस की वैल्यू अगर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, तो उस टाइम पर क्या होगा, देखिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हुई, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसके नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि डेल्टा
एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हुई, डेल्टा एच की वैल्यू, ये वाली वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई और डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव हो गई, तो देखिए ये वाली पॉजिटिव हुई तो ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ही रहेगा, और ये भी नेगेटिव, तो जब नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरी कंडीशन हम देख सकते हैं कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो गई और डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो इस टाइम पर भी क्या हो सकता है कि जो आपका डेल्टा जी है वो निगेटिव हो सकता है, बशर्ते कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर जो है हाई होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इसकी वैल्यू पूरी चांस है कि क्या होगी, जैसे टेम्परेचर हाई होगा तो ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो एच में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी और प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। मतलब ये वाला प्रोसेस तब स्पॉन्टेनियस होगा जब हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, जब हाई टेम्परेचर होगा। तो आपने इसको आपने देखा, तीन प्रोसेस हमने इसमें देख लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, और इस दोनों केस में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और ये सारी बातें किस पे हो रही है, एट लो टेम्परेचर पे हम बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी लो टेम्परेचर पे। अब लो टेम्परेचर पे अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो देखिए ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जहां जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, वहां वहां पे स्पॉन्टेनियस, जहां जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव, देखिए ये भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव है तो ये छोटी वैल्यू हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और कब होगा ये, तो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं कि कब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और कब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है ना, तो स्पॉन्टेनियस की बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या अगर अभिक्रिया साम्य अवस्था में हो तो, देखिए अगर अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे कोई अभिक्रिया, देखो डेल्टा जी की मैं दो चीजें आपको बता देता हूँ। डेल्टा जी के केस में क्या होता है, अगर डेल्टा जी जो है लेस देन, ठीक है, लेस देन जीरो हुआ तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो प्रोसेस नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी अगर इक्वल जीरो हुआ तो जो प्रोसेस होगा वो इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, अगर डेल्टा जी जो है, आपसे पूछा है ना कि इक्विलिब्रियम पे कब होगा, साम्य अवस्था पे कब होगा, तो जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उस कंडीशन में जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है ना, जब अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उस टाइम पर जो प्रोसेस होगा वो इक्विलिब्रियम पर कंडक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा है कि निम्न में कौन सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए अभी हमने इसके फॉर्मूले को पढ़ा, इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के। ठीक है ना, के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए डेल्टा जी होता है क्या है, अभी मैंने बताया कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, तो गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, तो गिव्स फ्री एनर्जी देखिए मैंने आपसे बताया ना कि ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी हम जब कहेंगे तो कहेंगे ये क्या होता है, यूजफुल यूजफुल वर्क। ठीक है, यूजफुल वर्क। ठीक है, यूजफुल वर्क क्या हुआ, तो देखिए अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, किसी सिस्टम को आपने क्या कर दिया कि किसी सिस्टम के पास मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, कोई सिस्टम एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और इसमें से उसने क्या कर लिया ना, वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का उसने वर्क कर दिया। ठीक है ना, वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक्स में से वाई का जो है उसने वर्क कर दिया, तो वो एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट हुई है वही क्या कही जाएगी, डेल्टा जी कही जाएगी। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा जी कहते हैं। द पार्ट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो वैसे तो इसको हम दिखाते हैं एच इक्वल टू, देखिए ये एच जो है एनर्जी है, एंथैल्पी, और ये क्या हो जाएगा, जी प्लस टी एस। अब जी हमें निकालना है तो हम क्या कहेंगे, जी बराबर हम क्या कह देंगे कि वो एनर्जी जो खर्च हुई है वर्क में कन्वर्ट होने के, तो एच में से कुछ जो खर्च हुई है और जो बच गई है,
ठीक है, जो उसका टेम्परेचर को बढ़ा रही है, जो उसका रैंडमनेस को बढ़ा रही है, वो बच गई हो, क्या हो, तो वही वही क्या हो जाएगा, डेल्टा, वही हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब डेल्टा जी इक्वल टू अगर फॉर्मूला आप निकालोगे, क्योंकि हम चेंज कैलकुलेट करते हैं किसी भी सिस्टम का, हम जो है पहले उसके पास कितनी एनर्जी थी और कितनी वर्क में कन्वर्ट हुई, तो हम चेंज ही कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम की हम जो है जी नहीं कैलकुलेट कर सकते, मतलब उसकी इंटरनल, अरे गिब्स फ्री एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम सिर्फ उसका चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप देख फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस का आर टी एल एन के हो जाएगा। तो ये हमने देख रखा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फिफ्थ के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर में हमसे फिफ्थ में पूछ रहा है कि उष्मा गतिकी का संबंध है थर्मोडाइनमिक्स इज रिलेटेड टू। तो देखिए रेट ऑफ केमिकल चेंज ये तो नहीं है, ठीक है ना, रेट ऑफ केमिकल चेंज नहीं है, रेट ऑफ केमिकल चेंज को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कह रहा है एनर्जी चेंज इन द सिस्टम, हाँ किसी सिस्टम की एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं थर्मोडाइनमिक्स में, चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, चेंज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं किसी सिस्टम की, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए आप लोगों ने पीएच का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस का लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये पीएच का फॉर्मूला होता है, ये पीएच का हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, अम्लीय विलयन के लिए पीएच का मान होता है, ठीक है। अम्लीय विलयन के लिए पीएच का मान क्या होता है, प्योर वाटर अगर लेता है तो प्योर वाटर का पीएच जो होता है वो 7 होता है। तो अब अगर आप इसमें समझे थोड़ा सा कि अम्लीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम की क्या बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि जिसका पीएच मोर देन 7 होता है वो बेस होता है, जिस लेस देन 7 होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर लेस देन 7 की बात कर रहे हैं, तो अम्ल का पीएच कितना होता है, लेस देन 7 होता है, ठीक है। निम्न में से सही समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम बात करते हैं, निम्न में से सही समीकरण है, द करेक्ट इक्वेशन इन द फॉलोइंग इज। देखिए अब एक चीज समझिएगा आप लोग कि अगर मैं आपसे कहूं, ये फॉर्मूला है के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस ओ एच माइनस, ये क्या है, अगर मान ली मैं बताता हूं, के डब्ल्यू जो होता है ये वाटर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, देखो वाटर में क्या होता है, H प्लस आयन होते हैं और OH माइनस आयन होते हैं, यही दो चीजें होती है वाटर के अंदर। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW के बराबर हो जाएगा। और KW का जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो के डब्ल्यू के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, किसी वाटर में H प्लस आयन होते हैं और OH निगेटिव आयन होते हैं, तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा वाटर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो वही के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस और OH माइनस, दोनों साइड लॉग ले लीजिए माइनस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग के डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, और साथ में क्या है, OH माइनस कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो अब क्या करिए, देखिए यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो माइनस का लॉग के डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग H प्लस कंसंट्रेशन इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, अच्छा हाँ, लॉग एम इंटू बी क्या होता है, लॉग ए माइनस बी होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ओ एच माइनस कंसंट्रेशन। अब देखिए के डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है, तो के डब्ल्यू की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × 10⁻⁻14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको हम क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम देखो माइनस का लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन को हम पीएच बोलते हैं, और यहाँ पे माइनस का लॉग ओ एच नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, ये पी ओ एच कहा जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14 आएगा, देखिए ये जो वैल्यू है वो सामने आ जाएगी, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएगा, तो 14 बराबर पी एच प्लस पी ओ एच आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, तो बिल्कुल दे रखा है, देखिए हमारे पास दे रखा है ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है, पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू ए 14, ठीक है ना, पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम बात करते हैं, कह रहा है कि एक विस्तृत गुण है एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है,
वैसे तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो इसमें देखिए मास दे रखा है, एंथैल्पी दे रखा है, एनर्जी दे रखा है, इसमें सभी ऑप्शन हमारे क्या होंगे, ऑल ऑप्शन सही होंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है ये समझिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। जो किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, दो पार्ट में इसको हमने तोड़ दिया, तो देखिए इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें चेंजेस आएंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे तो इसका मास बदल जाएगा, दो अलग अलग बन गए तो क्या हो गया, मास चेंज हो गया। तो मास क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो वो सारी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है वो क्या कही जाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कही जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इंथैल्पी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एनर्जी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक आदर्श गैस का तापमान बढ़ जाता है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखो आइसोथर्मल में तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये दोनों बात तो होगी ही नहीं। जब एक्सपेंशन होता है, जब एक्सपेंशन होता है गैस क्या होती है, जब एक्सपेंशन होता है तो जो वर्क होता है वो कौन करता है, वो सिस्टम करता है। ठीक है ना, जब वर्क, जैसे गैस कोई एक्सपेंड हो रही है, आपने जैसे मान लीजिए किसी सिलेंडर के अंदर, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर आपने क्या कर दिया, कोई गैस भर दिया, ठीक है, और इसके ऊपर पिस्टन लगा दिया। और ये पिस्टन जो है ऐसा पिस्टन है कि ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस मतलब ऊपर से कोई इसमें प्रेशर भी नहीं लग रहा है, और जो यहाँ पर जो इनके बीच जो वॉल और पिस्टन के बीच फ्रिक्शन लगना था ना, वो भी क्या है, फ्रिक्शन फ्री है, बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो गैस क्या करेगी, फ्रीली एक्सपेंड करेगी, फ्रीली एक्सपेंड करेगी। ठीक है ना, फ्रीली एक्सपेंड करेगी, इसके ऊपर कोई बाहर से प्रेशर लग ही नहीं रहा। वायुमंडलीय दाब भी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, उसको भी जीरो कर दो, तो क्या होगी, गैस अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का बिल्कुल जीरो हो गया, तो क्या होगी, फ्रीली एक्सपेंड होगी, तो वहां उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो अब देखिए क्या होगा, अगर हम बात करते हैं कि एडियाबैटिक कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं। एडियाबैटिक कंप्रेशन के बारे में जैसे मान लीजिए इसी पिस्टन हमने इसमें गैस भर रखी है और ऊपर से इसको हम क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो सिस्टम पर वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। सिस्टम पर जब वर्क होता है तो क्या करता है, वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक है ना, जो आपका सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, और जब उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, इसलिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आइडियल गैस का टेम्परेचर एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस में क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, अवस्था फलन का एक उदाहरण दीजिए। अवस्था फलन स्टेट फंक्शन की बात कर रहा है। ठीक है ना, स्टेट फंक्शन कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन इज। देखिए एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं स्टेट फंक्शन हम उसको बोलते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम यहाँ पे है और वो वर्क करते करते यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इस बात पे नहीं डिपेंड करता। जैसे मान लीजिए ये वर्क करते करते इस पाथ से गया है, या वर्क करते करते इस पाथ से ही पहुंचा। ठीक है ना, मतलब जैसे मान लीजिए ये ए से बी पहुंचने के लिए ये पाथ चूज किया, ए से बी पहुंचने के लिए ये पाथ चूज किया। ठीक है, तो जो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि किधर से किस पाथ को लेकर के जो है फंक्शंस हुए हैं। ठीक है, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि वो जो है इनिशियल में क्या था और फाइनल में क्या था। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, और जो पाथ पे डिपेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में दो बातें आप ध्यान रखिएगा, हीट और वर्क आते हैं। तो यहां पर देखिए हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो नहीं होगा। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दोनों जो दे रखा है ये दोनों सही होंगे। ठीक है, ये एंथैल्पी भी जो है ये क्या है, स्टेट फंक्शन है, और जो टेम्परेचर है वो भी एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें दोनों ऑप्शन सही जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बात करते हैं। एंट्रोपी का अर्थ है, एंट्रोपी का अर्थ क्या है। देखिए एंट्रोपी जो होती है ना वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, कि सिस्टम कितना रैंडम है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर क्या है, डिसऑर्डरनेस कह लीजिए या रैंडमनेस कह लीजिए। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है इसमें बी और सी होना चाहिए, बी और सी। ऑप्शन नंबर हमारा बी और सी दोनों सही है। ठीक है, ये रैंडमनेस ऑफ सिस्टम को और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। डिसऑर्डरनेस का मतलब जैसे मैं आपसे बोल दूं कि अगर मान लीजिए आपने क्या कर रखा है कि सपोज करिए आपने एक गैस ली, एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर कोई गैस भर ली। ठीक है, प्योर गैस, मान लीजिए नाइट्रोजन भर ली उसके अंदर। ठीक है, और आपने नाइट्रोजन भर ली तो वो क्या है, वो उसमें एक प्योर गैस प्रेजेंट है, तो उसकी रैंडमनेस जो है बहुत कम है। लेकिन उसी में मान लीजिए आपने थोड़ा सा हीलियम डाल दिया,
ठीक है, उसके अंदर फिर हीलियम डाल दिया, तो अब क्या हुई, अब उसके अंदर रेंडमनेस बढ़ गई, ठीक है ना, उसके बीच बीच में नाइट्रोजन के गैस के बीच बीच में हीलियम के गैस के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, तो रेंडमनेस क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो हम क्या कहेंगे, उसकी एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, बी और सी दोनों क्या होगा, सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं, द लेस एंट्रोपी हैज इन, सबसे कम एंट्रोपी होती है। देखिए मैंने अभी बताया आपको रेंडमनेस, रेंडमनेस की जब से, जैसे मान लो कि अगर मैं गैस की बात करूं तो इसकी इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये हमेशा मूव करती रहेगी, इसके मॉलिक्यूल एक जगह फिक्स तरीके से नहीं बैठे होंगे, तो वहां पे क्या होगी, रेंडमनेस ज्यादा होगी, ठीक है। वैसे ये भी गैस है, तो इसके केस में भी यही होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस की अगर मैं बात करूं, तो सॉलिड की रेंडमनेस सबसे कम होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल फिक्स्ड एक जगह बैठे रहते हैं, बस वो अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है, तो उसकी रेंडमनेस सबसे कम होती है। जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्लो करते हैं, ठीक है ना, उसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, तो उनकी रेंडमनेस सॉलिड के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं, तो गैस के केस में क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल फ्री होते हैं बिल्कुल, तो क्या होता है, उनकी रेंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए ग्रेफाइट और डायमंड दोनों सॉलिड है, लेकिन ग्रेफाइट के केस में आप बात करो तो ग्रेफाइट का लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट होता है, तो लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट होता है, तो आप देखते हैं ना ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, तो उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग जो होती है, इसका मतलब क्या है, वीक है, ठीक है, तो इसलिए इसकी रेंडमनेस क्या होगी, कम होगी। लेकिन डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है, उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, और आप कह सकते हो कि इसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो इस वजह से ये क्या होगा, आप कहोगे कि ये इसके इसके मॉलिक्यूल ज्यादा फिक्स्ड होते हैं, तो इसलिए ये इसकी रेंडमनेस क्या होगी, सबसे कम होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जब दो गैसों को मिलाया जाता है तो एंट्रोपी, देखिए व्हेन टू गैसेस आर मिक्स्ड द एंट्रोपी, देखिए अभी हमने बात करी थी कि एंट्रोपी जो होती है, अगर हम दो गैसों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। अगर प्योर गैस है तो एंट्रोपी कम होगी, रैंडमनेस कम होगी, तो एंट्रोपी भी कम होगी। लेकिन अगर हम दो गैसों को मिक्स कर देते हैं तो रैंडमनेस बढ़ी, मतलब एंट्रोपी भी बढ़ी, इसलिए हम क्या कहेंगे, एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज करेगी, ठीक है। 15 पे बात करते हैं, अवस्था फलन जो मानक अवस्था पर शून्य नहीं होता है। देखिए द स्टेट फंक्शन विच नॉट जीरो एट द स्टैंडर्ड स्टेट, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं कि स्टैंडर्ड स्टेट पे इंथैल्पी जीरो हो सकती है, स्टैंडर्ड स्टेट पे फ्री एनर्जी भी जीरो हो सकती है, बट अगर मैं आपसे कहूं कि एंट्रोपी, तो किसी की एंट्रोपी जो है स्टैंडर्ड स्टेट पे जीरो नहीं होती, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ रेंडमनेस प्रेजेंट होगी ही होगी, चाहे वो मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा हो, ठीक है, चाहे जो भी होगा, लेकिन उसके बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ रेंडमनेस पाई जाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आपको जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया है आप कमेंट में बताइए, मैं आपको जो है उसका एक्सप्लेनेशन दोबारा से बता दूंगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।